हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें मास गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो या फिर नंबर गिवन हो तो इन सब से हम लोग मोल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का ये सेकंड लेक्चर रहेगा एंड ये बहुत सिंपल सा है कि आपको फॉर्मूलेज पता होते हैं। इन तीन फार्मूला को यूज़ करके आप डायरेक्टली जो है मोल फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मुझे मास गिवन है तो मास अपॉन में मोलर मास से मैं मोल निकाल सकता हूँ। अगर मुझे वॉल्यूम गिवन है तो मैं वॉल्यूम अपॉन में 22.4 कंडीशंस आएंगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे आप मोल्स निकाल सकते हो। सिमिलर अगर आपको सब्सटेंस का नंबर गिवन है तो आप नंबर अपॉन में क्या कर सकते हो, अवोगाद्रोस नंबर कर सकते हो एंड फाइनली आपको जो है वो क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। सही है। लेकिन ये फॉर्मूले किस तरीके से बनाए गए हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है वो आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। सही है। और बिना फॉर्मूला अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एंड जो वॉल्यूम वाला केस आता है जिसमें हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं, एसटीपी कंडीशन जिसमें हम कंडीशन पढ़ते हैं, एनटीपी आप लोगों ने नाम सुना होगा जिसमें 22.4 और 22.7 का जो है बहुत ज़्यादा झंझट रहता है और कंसिडर ये करा जाता है कि एस टी पी 22.4 कंसिडर करा जाता है। एक्चुअली एस टी पी होता है क्या, एक्चुअली एन टी पी क्या होता है, एक्चुअली एस ए टी पी क्या होता है, जो कि एक नया कंडीशन है। ये कंडीशंस क्या होती है, किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन के साथ में हम लोग सबसे पहले वेट के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि मास को डिस्कस करेंगे। सो देखें, अगर हम क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 112 ग्राम Fe। आपको 112 ग्राम जो है वो क्या दिया गया है, वो Fe दिया गया है। क्लियर। अब 112 ग्राम ऑफ Fe के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हमें पता करना है। सो बहुत सिंपल सा तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। एक तो तरीका मैं आपको फॉर्मूले वाइज बता देता हूँ। पहले हम फॉर्मूला कर लेते हैं जो कि जनता करती है। सो हमारे पास में मोल का फॉर्मूला आता है, मोल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन वेट गिवन मास डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, और आप लोग क्या बोल सकते हो, मोलर मास। सही है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है। सही है। कुछ लोग यहाँ पे फॉर्मूला मास जिसमें एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास भी लिख देते हैं, लेकिन फिर मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था कि यूनिट वाइज भी फिर इशू आएगा कि यूनिट आप लोग क्या लिखोगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो ऊपर हमें जो यूनिट दे रखी है वो तो ग्राम में है, जबकि अगर मैं मोलिकुलर मास लिखूंगा तो मोलिकुलर मास की तो यूनिट ग्राम में नहीं लिखी जा सकती, वो तो या तो एमयू में लिखी जाती है अगर हम एक मॉलिक्यूल की डिस्कशन कर रहे हैं। सही है क्या। तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। हाँ, लिखने को हम लोग लिख सकते हैं कि 20 जो भी आपके पास में 112 ग्राम है, 112 डिवाइडेड बाय 56 से आंसर निकल जाएगा। बट आप यूनिट से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अगर किसी ने पूछा कि ऊपर तो यूनिट ग्राम है, नीचे यूनिट एमयू है, कैसे सॉल्व हो गया, ये समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। सो गिवन मास इज 112 ग्राम, यूनिट साथ में ज़रूर लिखें, आदत डालें फिजिकल केमिस्ट्री में। ग्राम एटॉमिक मास की अगर हम बात करें विच इज़ 56 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर आएगा 2 मोल। करेक्ट। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, इसको दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है, बेसिकली ये फार्मूला आया कहाँ से वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास में 112 ग्राम है, तो अगर मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो कितने होंगे 112 ग्राम के अंदर, तो देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मास ऑफ 1 मोल Fe जो होगा वो कितना होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए 56 ग्राम होता है। 1 मोल का कितना होगा, 56 ग्राम होगा। तो हमें ये बताना है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 56 ग्राम अगर हमारे पास में होगा, 56 ग्राम में कितना मोल होता है, 1 मोल Fe होता है। सो बताओ 112 ग्राम में कितना हो जाएगा, सॉरी पहले 1 ग्राम के लिए लिख लेते हैं। सो बताओ 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 1 ग्राम के लिए हो जाएगा 1/56। सही है। 1/56 मोल्स आ जाएंगे, मोल ऑफ Fe। तो बताओ हमारे पास में गिवन कितना है, 112 ग्राम ऑफ Fe।
तो ये आ जाएगा 1/56 मल्टीप्लाइड बाई 112 मोल Fe आ जाएगा, यानी कि 112 डिवाइडेड बाई 56 मोल आ जाएंगे। तो देखो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला बनाया गया है वो इसी तरीके से बनाया गया है। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है तो भी आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो मास ऑफ 1 मोल हमें पता होना चाहिए कि 56 होता है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया ही था कि किस तरीके से हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कंसिडर करते हैं। अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम में लिखना स्टार्ट कर दें, यानी कि वो 1 मोल का मास होता है। सो 1 मोल का 56 होता है, तो 56 ग्राम में 1 मोल होगा, तो 1 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1/56। सो 112 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/56 मल्टीप्लाइड बाई 112 ग्राम, सॉरी 112 मोल। सो आंसर इज 112 डिवाइडेड बाई 56, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो आंसर इज 2 मोल। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। हालांकि ये हमारे पास में एक फार्मूला होता है और ये फार्मूला इसी के अकॉर्डिंग है। अगर मुझे मोल कैलकुलेट करना है तो देखो गिवन मास डिवाइडेड बाय, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? ग्राम एटॉमिक मास। तो समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ये फार्मूला जो है वो डिराइव करा गया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक सा एक यूनिटरी मेथड है, इसमें कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने एक अलग ही तरीके का कॉन्सेप्ट क्रिएट करके फिर इसको बनाया गया। क्लियर? सो फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम आगे मूव करते हैं कि अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम वाले केस में क्या करेंगे। और वॉल्यूम वाला केस सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंस इसका ये है कि हमें ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है और कब अप्लाई नहीं करना। सो इसको नोट करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं वॉल्यूम कंसिडर करता हूँ तो वॉल्यूम अगर हमें गिवन है तो मोल कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में एक इक्वेशन आती है, और इस इक्वेशन का जो नाम होता है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन बहुत ही फेमस सी इक्वेशन है, एंड इसका डिटेल जो है आप लोग पढ़ते हो गैसेस स्टेट के अंदर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर जो कि आपका चैप्टर है, हालांकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है, बट फिर भी आइडियल गैस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? इट इज PV इक्वल्स टू nRT, जिसमें P जो होता है उसका मीनिंग होता है प्रेशर, एंड V इज वॉल्यूम, N का मतलब होता है मोल, R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, एंड T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये आता है कि यहाँ पे हमें यूनिट्स पता होने चाहिए। विदाउट यूनिट अगर आप बात करेंगे तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ हमें R की वैल्यू पुट करनी होगी, और R की हमारे पास में 3 वैल्यू होती है। डिपेंड करता है कि यूनिट हम कौन सी कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यूनिट वाइज डिस्कशन करते हैं कि यूनिट का मीनिंग किस तरीके से हम लोग यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम बात करने वाले हैं प्रेशर के बारे में। सो देखो प्रेशर जो है वो, अगर हम बात करें कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो क्या किया गया कि जो सी लेवल होता है ना, सी लेवल जो होता है उसके ऊपर हम लोगों ने एक कंटेनर रखा, और उस कंटेनर में हम लोगों ने मरकरी फिल करा, और मरकरी फिल करने के बाद में उसके ऊपर हमने एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रखा। जितना मरकरी उस फ्लास्क के अंदर ऊपर हाइट तक जाएगा, यानी कि जो आपके पास में एटमॉस्फेयर होगा वो क्या कर रहा होगा? उस मरकरी पर प्रेशर लगा रहा होगा, उसकी वजह से मरकरी की हाइट इंक्रीज होगी। जितनी मरकरी हाइट में ऊपर जाती है वहाँ तक जाकर के एक फाइनली स्टेट आएगी, वो रुक जाएगी, उसके बाद में उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी। तो जो लास्ट हाइट इंक्रीज हो जाती है उस वैल्यू को हम लोग कंसिडर करते हैं, और उसको हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर ने इतना प्रेशर लगाया है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होता है? तो जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर करते हैं 1 ATM। क्या कंसिडर करते हैं? 1 ATM, इसको हम लोग लिखते हैं। 1 ATM जो होता है वो कितना होता है? तो ये देखा गया कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कितना मरकरी का लेवल इंक्रीज कर रहा है। तो जो मरकरी का लेवल था वो 760 मिलीमीटर तक इंक्रीज होता है, इसीलिए 1 ATM को एक और नाम दिया जाता है। 1 ATM इज ऑल्सो इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, यानी कि मरकरी की हाइट जो है वो कितना जाती है? 760 जाती है। मरकरी के अलावा कोई दूसरा लिक्विड लेंगे तो उसकी और ज़्यादा जाएगी। मरकरी इसलिए कंसीडर करा जाता है क्योंकि एक डेंस लिक्विड होता है, तो इसकी हाइट कम जाएगी, तो इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं।
अदरवाइज अगर हम ऐसा कोई लिक्विड लेते हैं जो ज़्यादा डेंस नहीं होता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा जाती है और उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम जनरली मरकरी को कंसिडर करते हैं। सही है। एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 760 टॉर। इसको एक और नाम दे दिया गया 760 टॉर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ 1 टोर, 1 टोर जो होता है वो 1 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 760 टॉर हो जाएगा आपके पास में 1 ATM। क्लियर। 1 ATM को फिर और आगे डिस्कस किया गया। 1 ATM होता है 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। तो ये भी याद रखेंगे कि 1 ATM में कितने पास्कल होते हैं, 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1.01325 बार भी होता है। ठीक है, 1.01325 यानी 1.01325 बार होता है। तो हम एक और डाटा यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपके पास में 1 बार होता है, 1 बार इज ऑल्सो इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। कितना होता है एक बार में, एक बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। इस तरीके से आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रेशर की यूनिट आ जाती है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सही है। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे प्रेशर के बाद में, ये कुछ बेसिक सी यूनिट है जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि इस आइडियल गैस इक्वेशन में काम आती है। समझ में आया। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेशर के बाद में। सेकंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम जो होता है वो उसकी यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो लीटर होती है। तो अगर मैं डिस्कस करूं कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000, क्या हो जाएगा हमारे पास में 1000 ml हो जाएगा। 1 लीटर में 1000 ml होता है। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम डिस्कस करें तो आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो 1000 ml होता है, यानी कि अगर हम बात करें इट इज़ 1, आप ये लिख सकते हो कि 1 लीटर जो होता है इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, तो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। चाहे आप लीटर लिखो चाहे आप डेसीमीटर क्यूब लिखो, एक ही बात है। इसी तरीके से 1 ml जो होता है विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। 1 ml को आप 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। एंड सिमिलर आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 मीटर क्यूब जो होता है एंड इट इज़ इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, तो 1000 लीटर होते हैं। ये आप याद रखेंगे। ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। डेसीमीटर क्यूब लिखा है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो लीटर में डिस्कशन कर रहा है। अगर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, इसका सिंपल सा मीनिंग है वो ml में डिस्कशन कर रहा है। सो ये हो गया हमारे पास में सेकंड, जो कि वॉल्यूम के लिए आता है। वॉल्यूम का ये यूनिट आपको पता होना चाहिए और इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें थर्ड हमारे पास में आता है टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर के लिए हमारे पास में बहुत सारे स्केल होते हैं। कौन कौन से स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एंड केल्विन होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो जनरली यूज़ नहीं करा जाता है। सही है। ये मेडिकल फील्ड में यूज़ करा जाता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब भी टेम्परेचर मेजर कर रहा होता है तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर हमें हमारा टेम्परेचर बता रहा होता है, ना कि वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में बता रहा होता है। समझ में आया। अब अगर हम बात करें हमारे काम का डिग्री सेल्सियस है और केल्विन है। तो डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन की अगर हम बात करें तो डिग्री सेल्सियस तो बहुत सिंपल है। ये जो रेंज होता है इसका वो 0 डिग्री सेल्सियस से हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। एंड आपको पता होगा कि जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है या बॉयल होता है, आप ये बोल सकते हो। एंड केल्विन की अगर हम बात करें तो केल्विन अगर हम देखें तो इसमें अगर मैं 0 केल्विन कंसिडर करता हूँ, 0 केल्विन इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर पूरे के पूरे यूनिवर्स की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती है, सब्सटेंसेज होते हैं, वो सब फ्रीज हो जाते हैं। वो सब क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं। बट हमें पता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर प्रैक्टिकली अचीव नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम इसको
कभी कंसिडर करते नहीं हैं, लेकिन हाँ रेफरेंस हमारा 0 केल्विन रहेगा। एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो इक्वल टू 273.15। कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है। तो मुझे जब भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर कैलकुलेट करना होगा तो मैं डिग्री सेल्सियस में क्या करूँगा, केल्विन का टेम्परेचर मतलब 273.15 ऐड कर दूंगा। तो 273.15 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे पास में टेम्परेचर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो 25 प्लस हम लोग क्या करेंगे? 273। सही है। अच्छा 0.15 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो 25 प्लस 273 इज़ 298 केल्विन। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड कर दो तो आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। डिग्री फ़ारेनहाइट आपको कभी भी काम नहीं आएगा। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी कहीं पे भी आपको 11th 12th नीट जेईई के सिलेबस में डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कन्वर्जन नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो आपको इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको पूरा का पूरा स्किप कर सकते हो। क्लियर? फिर भी अगर आपको करना हो तो एक फार्मूला होता है 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 9/5 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है प्लस आप क्या कर सकते हो 32 कर सकते हो, तो उससे आंसर आ जाता है। बट वो कभी नहीं करना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने प्रेशर देख लिया, हमने वॉल्यूम देख लिया, हमने टेम्परेचर देख लिया। अब बात आती है कि हम R की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे। सो बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ तो जगह पूरी कंप्लीट हो चुकी है तो मैं यहाँ लिखता हूँ वापस से PV इज इक्वल टू nRT। सो अब बात आती है कि हम R की कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे। सो R की कौन सी वैल्यू कंसिडर करी जाएगी, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर मैंने प्रेशर को किस में लिया है 1 atm में लिया है। किस में लिया है प्रेशर? 1 atm। एंड वॉल्यूम जो है हमारा वो किस में है? वो लीटर में। सही है, वॉल्यूम इज इन लीटर। तो वॉल्यूम को लीटर में लिया है, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0821। एंड इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? atm इंटू लीटर पर मोल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट होगी। यूनिट ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि जो R का डाटा होगा वो यूनिट देख करके ही लिखा जाएगा, बिना यूनिट देख के आप नहीं लिख सकते। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर आपने इसको पास्कल में लिया है एंड इसको मीटर क्यूब में आपने लिया है, तो ये जो वैल्यू आती है 8.314 आती है। एंड ये जो यूनिट होती है वो जूल पर मोल पर केल्विन में चली जाती है। अब ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, जो कि आप फिजिक्स में ज़रूर पढ़ेंगे प्रॉपरली, किस तरीके से इनको डिटेल में कन्वर्ट किया जाता है। तो यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो वैल्यूज़ होती है। क्या ये दो वैल्यूज़ ही होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक वैल्यू और आती है जो कि कैलोरी के अंदर होती है, लेकिन उसको हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं। वो जब भी यूज़ करनी होगी तो वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। जनरली आपको इन दो के बारे में आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं atm इंटू लीटर की बात करता हूँ तो 0.0821 आएगा, मैं पास्कल एंड मीटर क्यूब की बात करता हूँ तो 8.314 आएगा। क्लियर है? तो ये हमें पता होना चाहिए। एंड अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करने वाले हैं कि अगर मैं 1 मोल गैस कंसिडर करता हूँ और एक स्पेसिफिक कंडीशन पर रखता हूँ उसको, तो फिर उसका वॉल्यूम कितना आएगा, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहले आप लोग फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हम डिफरेंट कंडीशन पर कैलकुलेट करें 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना आएगा, तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, हमें क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट 1 atm प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो बहुत सिंपल है, हमारे पास में इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो मोल हमें 1 दिया गया है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रेशर हमें दिया गया है 1 atm, यूनिट ज़रूर लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू n/2। अच्छा प्रेशर 1 atm है तो हम लोग R की जो वैल्यू होगी वो कैसे लिखेंगे? 0.0
821 ATM इंटू लीटर पर मोल पर केल्विन, फिर मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 273 केल्विन। सो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो 1 इंटू 0.0821 ATM इंटू लीटर पर मोल पर केल्विन इंटू 273 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 ATM। सही है। एंड अगर हम बात करें ये 1 मोल है, सो मोल से मोल कैंसिल आउट, एटीएम से एटीएम कैंसिल आउट, एंड टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल आउट, बचा क्या लीटर। सही है। एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे वॉल्यूम आ जाएगा 0.0821 को मल्टीप्लाई करेंगे 273 से, तो आप कैलकुलेट कर लेना, इट इज़ इक्वल टू 22.4 लीटर। तो ये आता है हमारे पास 22.4 लीटर। अब कुछ लोग ध्यान रखना, जनरली क्या कंसिडर करते हैं, इसी को एनटीपी कंसिडर कर देते हैं कि ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है। तो एनटीपी नाम का कोई मीनिंग नहीं होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड इसी को ही एसटीपी कंसिडर कर लिया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि एसटीपी जो है उसका अभी तक हम लोगों के सिलेबस में ऐड हुआ नहीं है, तो हम इसी को ही एसटीपी मान लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी कि एसटीपी पर प्रेशर बार में लिया जाता है, ना कि एटीएम में लिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। एंड मैंने एक पोल किया था कम्युनिटी पोस्ट पर, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एटीएम मतलब प्रेशर जो होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एसटीपी की कंडीशन क्या होती है, एक्चुअल कंडीशन क्या होती है, एंड एसटीपी पर वॉल्यूम कितना आता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना आता है। सही है। तो ये एक कंडीशन है। सेकंड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा। सो आपको अगला क्वेश्चन लिखना है, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस at 1 bar pressure and 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इसका अगर मुझे सॉल्यूशन करना है तो कैसे आएगा। सो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। सबसे पहले तो यूनिट आप लोग कंसिडर करो कि यूनिट क्या आएगी। अगर हमने इसको बार में लिया है, अब देखो आर की वैल्यू या तो आप इसको बार में रखो, एटीएम में रखो, या फिर आप इसको पास्कल में रखो, तभी आप लिख सकते हो। बार अगर में लिखोगे तो आर की कोई वैल्यू हमारे पास में नहीं है कि जिसमें प्रेशर को बार में कंसिडर करें, तो इसीलिए अब की बार यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। सो हमें पता है कि 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है, 1.01325 बार होता है। सो 1 बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1.01325 ATM हो जाएगा। सो यहाँ आएगा 1/1.01325, यह आ जाएगा हमारे पास में ATM इंटू वॉल्यूम हमें निकालना है, मोल हमारे पास में 1 है, इंटू आर की वैल्यू आ जाएगी 0.0821 ATM इंटू लीटर पर मोल पर केल्विन इंटू 273 केल्विन। सो वॉल्यूम हमारे पास कितना आएगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ये आएगी। तो 1/1.01325 ATM इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो आंसर आएगा 22.4 ATM इंटू लीटर। इसको उस साइड भेज देंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आएगा, 22.4 ATM इंटू लीटर, एंड ये आ जाएगा हमारे पास में, इसको इस साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये ATM से ATM सॉल्व कर देना। सो वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इंटू 1.01325 एंड इट इज़ इक्वल टू 22.7। क्लियर है। तो ये कंडीशन होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीपी बोलते हैं। ये एसटीपी पर है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है उसमें प्रेशर किस में लिया जाता है, 1 बार में लिया जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो ये हमारे पास में है क्वेश्चन। अब हम लोग एक कंडीशन और लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है जो कि आप खुद से करेंगे घर पे। क्वेश्चन है, फाइंड आउट
फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट 1 bar प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसको बोला जाता है SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। तो आप इस पर कैलकुलेट करेंगे कि इस पर जो है वो वॉल्यूम कितना आएगा 1 मोल गैस का। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन बनेगा। एंड यहाँ से अगर हम फार्मूला बात करें तो मोल का फार्मूला क्या आ जाएगा? जनरली कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है। और जब STP कंसिडर करा जाता है तो भी आप यही कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो अभी भी इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो 22.7 से भी होते हैं। तो उस हिसाब से आपको डाटा चेक करके ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और एक जो लास्ट फार्मूला हमारे पास में बचता है, मैं उसको यहीं लिख देता हूँ। तो एक नंबर का फार्मूला आता है, वो होता है मोल इज इक्वल टू N/Na। ये तो एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन और कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा मोल इज इक्वल टू N/Na। तो सिंपल सी बात है, आपके पास में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं या इतने नंबर ऑफ आयंस हैं, जो भी है आपके पास में, उसमें कितने मोल्स होंगे, तो उसको डिवाइड कर देंगे हम अवोगाद्रोस नंबर में। क्यों? क्योंकि 1 मोल के लिए होता है वो, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी यूनिटरी मेथड से आया, सही है। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो यूनिटरी मेथड से ही बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं अभी के लिए, जिसमें हम लोगों ने मास से, अगर हमें मास दिया गया है, वेट गिवन है तो कैसे मोल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम गिवन है तो कैसे मोल निकाल सकते हैं, एंड अगर मुझे नंबर गिवन है तो कैसे मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने सीखे। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, जो कि इसके लास्ट में आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे कुछ फोटोज़, वहाँ से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। एंड फिर हम लोग फाइनली स्टार्ट कर रहे होंगे मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप, जिसको अपन बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर मोल जो है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। एंड उसमें आगे हम लोग और अच्छे से चीज़ें को समझेंगे। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, इसको अच्छे से देखें। इतना भी ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कशन नहीं करा है, लेकिन हाँ, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? एंड होमवर्क ज़रूर सॉल्व करें। जो भी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं लास्ट तक, होमवर्क ज़रूर सॉल्व करें। जो होमवर्क दिया गया है उसको ज़रूर सॉल्व करके आएँ। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड हम ये चेक करेंगे कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स कैलकुलेट करे जाते हैं, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करे जाते हैं किसी भी फॉर्मूले में। क्लियर? चलिए, सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। एंड कोई भी डाउट रहता है तो उसको भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड प्लीज़ वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्या कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है? तो ये सेकेंड लेक्चर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल्स को। क्लियर है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।